हेलो फ्रेंड्स, मेस A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हम सरस्वती और गणेश को प्रणाम करें, अपने ईश्वर और गुरु को नमन करें और नमन करते हुए हम आज की क्लास के साथ जुड़ें। आज की क्लास का जो टॉपिक है वह अवकल गणित को लेकर है। ठीक है, आपने कैलकुलस में 2 भाग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है हमारा अवकल गणित। ठीक है ना, एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन जिस गणित की शाखा के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है उसको अवकल गणित कहते हैं। इसके ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं और इससे जो प्राप्त होता है उसको अवकलज कहते हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस गणित में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सीमा व अवकलज। है ना, क्या है हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम जो है लिमिट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट क्या है, ठीक है ना। तो इसके साथ जुड़ जाइए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। ठीक है ना, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो इस क्लास में जुड़ने वाले सभी छात्रों को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी छात्रों को, वीडियो को लाइक करने वाले सभी छात्रों को प्यार भरा राधे राधे। ठीक है ना, आते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। सीमा क्या है, ठीक है ना, लिमिट क्या है। तो सबसे पहले आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको सीमा को समझाते हैं। देखिए, हमारा कोई फंक्शन है x² माइनस 9 बटे x माइनस 3। ठीक है, हमने ये एक फंक्शन उठा लिया। अगर इसमें हम x बराबर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, 3² माइनस 9, 3 माइनस 3, यानी 9 माइनस 9, 3 माइनस 3, 9 में से 9 गया 0। अब 0 का किसी में भाग हो जाता है तो आप जानते हैं कि वह अपरिभाषित हो जाता है। तो ये हमारा कैसा हो गया, अपरिभाषित रूप हो गया। तो इससे हमें क्या निकला कि इस फंक्शन का मान 3 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है ना, 3 नहीं होगा तो 3 से कम होगा या 3 से ज़्यादा होगा। सब पहले बात, पहली कंडीशन में हम 3 से बड़ा लेंगे। ठीक है ना, तो जब 3 नहीं है तो हम क्या जाएंगे, इसके अपने बीजगणित में जाएंगे और बीजगणित में फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा था, x² 9 और x माइनस 3 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक कारण ऐसा है जो इसको 0 कर रहा है, तो इसका हमने फैक्टर करा। तो फैक्टर करने के बाद हमारा x प्लस 3 बचा, x माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो अर्थात इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस 3। अब हम x का मान 3 से बड़ा लेते हैं। 3 से बड़ा क्या लिया हमने, 3.1 ले लिया x बराबर। तो ये fx किसके बराबर होगा, 3.8 प्लस 3, 6.1। आपने x का मान 3.01 ले लिया, तब ये कितना होगा, ठीक है ना। अगर आपका मान आपने 3.001 ले लिया तो क्या मिलेगा, 6.001। अर्थात जैसे जैसे हम
3 से जरा सा बड़ा, ठीक है, 3 से बहुत सारा बड़ा नहीं ले लेंगे, कितना, 3 के लगभग लगभग बराबर। जब इन छोटे मानों को रखते हैं तो क्या होता है, f(x) का मान लगभग लगभग 6 के बराबर आता है। तो जब x 3 की तरफ अग्रसरित होता है तो f(x) हमारा कहाँ पहुंच जाता है, 6 की तरफ अग्रसरित हो गया, यानी लगभग लगभग 6 की तरफ आ जाएगा। यदि x का मान हम 3 से छोटा लें तो 3 से छोटा क्या होगा, 2.9 ले लिया, तो f(x) किसके बराबर होगा, 2.9 + 3 यानी 5.9। x बराबर आपने 2.99 ले लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, 5.99। ऐसे ही आपने x = 2.99999 ले लिया, ये किसके इक्वल होगा, 5.99999। अर्थात ये क्या है, क्या है ये 5.9 5.99 5.9 किसके लगभग है, 6 के। तो जब x 3 से छोटा चले आए, ठीक है ना, तब भी f(x) किसके बराबर है, 6 के आसपास। किसके आसपास है, 6 के आसपास है। तो इस दशा में पहली वाली जो कंडीशन थी, जब x 3 की तरफ अग्रसर है तो f(x) भी 3 की तरफ अग्रसर है, और जब छोटा मान लिया तब भी ये 6 की तरफ अग्रसर है, ठीक है। f(x) किसकी तरफ है, 6 की तरफ अग्रसरित है। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे x का मान घटता जाता है, ठीक है ना, और वह कहाँ तक जाएगा, 3 का मान, और या x का मान बढ़ते बढ़ते 3 तक जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, f(x) का एक निश्चित मान किसकी तरफ होता है, 6 की तरफ अग्रसरित होता है। ओके, तब हम क्या कह देंगे, इस निश्चित मान को, जो हमारा निश्चित मान है उसको हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, उसकी सीमा कहेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9/(x - 3) बराबर 6। ये क्या कहलाता है उसका, ये जो चिन्ह है तीर का, इसको हम क्या कहते हैं, अग्रसर या प्रवर्त, ठीक है ना। अग्रसर को कहते हैं अप्रोच टू, प्रवर्त को कहेंगे टेंस टू, ठीक है ना। x 3 की तरफ अग्रसर है, यानी x इज अप्रोचेस टू 3, और x 3 की तरफ प्रवर्त है, अर्थात x टेंस टू 3, ठीक है ना। तो यदि कोई हमारा फंक्शन जिसकी लिमिट x a की तरफ अग्रसरित है और ये f(x) है, तो हम क्या कहेंगे कि f(x) की सीमा, ठीक है, कितनी है, जब x a की तरफ अग्रसरित है। तो ये क्या है, f(x) क्या है, सीमा का मान है जब x a की ओर अग्रसर है। तो इस सीमा को हम किसके इक्वल करते हैं, l के। लिमिट को हम कैपिटल L से दर्शा देते हैं, पहला अक्षर ले लिया लिमिट का, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि यदि x a की तरफ अग्रसरित होगा तो f(x) l की तरफ उस निश्चित मान की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम x को, ठीक है ना, a की तरफ लेके जाएंगे, वैसे वैसे फंक्शन अपने निश्चित मान को प्राप्त करेगा। तो वे उसकी क्या होगी, अब वो निश्चित मान भी
कहाँ तक होगा, एक स्थिति तक होगा, तो वह उसकी स्थिति क्या कहलाती है, सीमा, जिस स्थिति तक वह मान जा सकता है। ठीक है ना। तो fx कहाँ अग्रसरित होगा, अपने निश्चित मान को, उस निश्चित मान को क्या कहते हैं, उसकी सीमा, कि इस तक जा सकता है। ठीक है ना। सीमा को तो आप सब कुछ जानते हैं, हमने देश की भी सीमा पढ़ी है। ठीक है। आजकल सीमा विवाद भी है। ठीक है। कैसे पता चलता है, जैसे ही एक कदम इस जमीन पर पड़ता है तभी हमें ये पता चल जाता है कि नहीं, यह हमारी सीमा नहीं है, पड़ोसी देश की सीमा आ चुकी है। ठीक है ना। तो वही उसका क्या है, एक निश्चित मान, बढ़ते बढ़ते एक निश्चित मान तक पहुंच जाए, उससे आगे जाने पर जैसे ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो दूसरे देश में चला जाएगा, अर्थात हमारी सीमा समाप्त हो गई। तो एक निश्चित मान तक हम जा सकते हैं। तो x का मान जैसे जैसे कदम बढ़ाया तो वह विस्तार भी आगे आगे बढ़ा, और एक स्थिति पर आकर वह विस्तार रुक जाएगा, अर्थात वह स्थिति क्या है, कैपिटल है। तो x को जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे fx भी बढ़ेगा, और x का मान एक निश्चित स्थिति पर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसका f फलन का एक निश्चित मान होगा, जिसको हम सीमा कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक ये 0/0 आ गया, जिसको आपने अपरिभाषित रूप का, क्या ऐसे और भी रूप होते हैं? ठीक है ना। तो हम और रूप की बात करते हैं जिनको हम अनिर्धार्य रूप कहते हैं, 0/0। ठीक है ना। जब अंश भी 0 की तरफ अग्रसरित हो और हर भी 0 की तरफ अग्रसरित हो, तो यह 0/0 क्या कहलाएगा, अनिर्धार्य रूप कहलाएगा। दूसरा हो सकता है हमारा अनंत/अनंत, जब अंश इनफाइनाइट की तरफ अग्रसरित है और हर भी इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित है, तब उस स्थिति में यह हमारा कैसा कहलाएगा, अनिर्धारित यानी अपरिभाषित रूप कहलाएगा। तीसरी स्थिति 0x अनंत, यदि फर्स्ट गुणनफल गुणज, इनके गुणनफल का फर्स्ट गुणज क्या है, 0 की तरफ अग्रसरित है, और सेकेंड गुणज अनंत की तरफ अग्रसरित है, तब यह फलन क्या कहलाएगा, अनिर्धारित कहलाएगा। यदि ये 0 की तरफ अग्रसरित नहीं है, ठीक है ना, यह 0 की तरफ अग्रसरित नहीं है, उस स्थिति में इसका मान 0 होगा। ठीक है ना। यहाँ कन्फर्म है 0 है, लेकिन अग्रसर का मतलब क्या है, 0 नहीं है, लगभग लगभग 0 है। ठीक है ना। या तो 0 से कुछ कम है या 0 से कुछ ज्यादा है। तो उस स्थिति में जब अनंत का उसमें गुणा हो जाएगा तो वह उसको अनंत बना देगा। लेकिन जब यह 0 होगा, कन्फर्म्ड 0 है, तब उस स्थिति में अनंत में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। हम जानते हैं 0 का किसी में भी गुणा करें तो 0 होना चाहिए। तो उस स्थिति में हमारा फर्स्ट जो गुणज है, फर्स्ट फैक्टर है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, फर्स्ट मल्टीपल 0 हो, तब उस स्थिति में वह 0 कहलाएगा। यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है अग्रसर में और 0 होने में। यदि 0 की तरफ अग्रसरित है तो यह अनिर्धारित रहेगा। ठीक है ना। अगला चौथा बात क्या आती है कि यदि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को प्लस कर दें या माइनस कर दें तो यह भी हमारा अनिर्धारित रूप होता है। ओके। अगली स्थिति 1 की पावर इंफिनिटी, जब आधार 1 की तरफ अग्रसरित हो और घात अनंत की तरफ अग्रसरित हो, अर्थात आधार 1 नहीं है, 1 की तरफ अग्रसरित है, अर्थात 1 से या तो कम है या ज्यादा है। ठीक है ना। तब यह कैसा कहलाएगा, अनिर्धारित रूप कहलाएगा।
का। और यदि आधार हमारा 1 होगा तो यह 1 कहलाएगा, क्योंकि वो रूल आपने पढ़ा है तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 1 का कितने बार भी गुणा करें 1 ही आता है। तो यदि आधार केवल और केवल 1 है, अग्रसरित नहीं है, अगर अग्रसरित होगा तो अनिर्धारित रूप होगा, और केवल 1 होगा तो उस स्थिति में यह 1 कहलाएगा। इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। अगला 0 की पावर 0 हो, अर्थात आधार 0 की तरफ अग्रसरित हो और घातांक भी 0 की तरफ अग्रसरित हो, तो उस स्थिति में इसको हम कैसा कहेंगे, क्या कहेंगे, अनिर्धारित रूप कहेंगे। और वैसे सिर्फ 0 है तो इसका मान 0 होगा, ठीक है ना। अग्रसरित नहीं है 0 ही है, तो 0 का कितने बार में गुणा करो 0 ही आता है। अगर अगला अनंत की पावर 0 हो तो क्या है, आधार अनंत की तरफ अग्रसरित हो रहा है और घातांक 0 की तरफ अग्रसरित हो रही है। तो अग्रसरित का जब भी बात आएगी तो वह अनिर्धारित रूप ही बनाएगा, अपरिभाषित रूप ही बनाएगा। यदि यह घातांक 0 हो जाए, अग्रसरित ना हो, ठीक है ना, तो इसका मान 1 होगा, क्योंकि घातांक नियम में आपने पढ़ा था किसी भी आधार की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसकी कुछ थ्योरम्स हैं जिनको आप देखिए। देखिए पहली प्रमेय आपकी क्या है कि यदि कोई फंक्शन c यानी अचर राशि के बराबर है, किसके बराबर है, अचर राशि के बराबर है, इस फंक्शन की हम लिमिट ले लें x टेंस टू a, तो इसका मान कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यह x पर निर्भर नहीं करता, x के साथ बेरीज नहीं करता। कांस्टेंट का मान अचर जो परिवर्तित नहीं होता, तो जब fx अचर है तो x की लिमिट कुछ भी हो उसका मान अचर ही मिलेगा। दूसरी थ्योरम है कि लिमिट x टेंस टू a, fx के साथ कोई अचर राशि आपकी जुड़ी हुई है, तो आपने अभी पढ़ा था अचर पर कोई फर्क नहीं होता, जो होता है वो सिर्फ चर पर होता है, तो इसलिए सिर्फ चर का मान लिमिट पर निर्भर करेगा, अचर जैसा है वैसा ही बना रहेगा। तो उस स्थिति में हम सिर्फ इसकी लिमिट निकालेंगे, इसको एज इट इज ही रखेंगे। अगली थ्योरम है कि यदि किसी कांस्टेंट का फंक्शन के साथ गुणा हो रहा है तो वह कांस्टेंट लिमिट से बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि उसके मान का लिमिट से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वह लिमिट पर निर्भर नहीं करेगा, अचर है, ठीक है ना। चर होता तब वो x के बढ़ने या घटने के साथ उसका मान परिवर्तित होता। फिर अगला है कि यदि दो फंक्शन का सम या डिफरेंस की लिमिट है तो वह उनकी अलग अलग सम या डिफरेंस की लिमिट के बराबर होगा, अर्थात पहले फंक्शन की भी लिमिट यही होगी, दूसरे फंक्शन की भी लिमिट यही होगी, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग करके हल कर लेंगे। यदि दो फंक्शनों का गुणा है f(x) और g(x), तो पहले गुणज की भी वही लिमिट होगी और दूसरे की भी वही लिमिट ली जाएगी। तो दोनों की अलग अलग लिमिट लेकर उनको हल करके उनका गुणा कर देंगे तो हमारा इस सम्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी,
यदि आपका एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन से भाग होता है, अर्थात परमेय रूप में है, भिन्नात्मक रूप में है, तो अंश की लिमिट अलग ले लेंगे, अलग लेकर सॉल्व कर लेंगे, हर की लिमिट अलग लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और इससे जो भागफल प्राप्त होगा वह हमारा दिए हुए सम्स का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। लिमिट को LIM भी लिख देते हैं, कहीं कहीं यह LT भी लिखा होता है। अगर LT लिखा हुआ है तब भी यह लिमिट को ही दर्शाता है, कहीं लिखा होता है LT x टेंस टू a, ठीक है ना। तो लिमिट L और T, LT शॉर्ट फॉर्म हो गई, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो LT भी लिखा हुआ है, इसको भी हम लिमिट ही पढ़ेंगे, ओके। यदि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx है, ठीक है। घातांक के रूप में आधार भी एक फंक्शन है और उसकी घात भी एक फंक्शन है, तो आधार की लिमिट अलग ले लेंगे और घात की लिमिट अलग ले लेंगे, ओके। इसके बाद यदि लॉग के साथ है, लिमिट x टेंस टू a लॉग फंक्शन है, तो लॉग तो इसकी क्रिया है, लिमिट पर तो फंक्शन ही डिपेंड करता है, इसलिए इस लॉग क्रिया को आगे रखेंगे और इसका मान निकालेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन की लिमिट ले लेंगे। तीसरी कंडीशन, तीसरी से मतलब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a e की पावर f(x), ठीक है ना, चर घातांकी है, तब उस स्थिति में क्या होगा, लिमिट किसकी ली जाएगी, x टेंस टू a f(x), अर्थात इसको हम e की पावर l कह देंगे, जहां l इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a f(x) का मान, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको। ये हमारी थ्योरम्स है, ठीक है ना, जिनको आपको पहले करना है। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होगा तब इन सम्स को इजीली करेंगे। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम ना तो किसी ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते ना किसी सम को कर सकते। इसलिए सबसे पहला हमारा काम है बेसिक्स पर काम करना, ठीक है। अगर आपको बेसिक क्लियर करने हैं तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जब जुड़ेंगे कैसे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आगे आने वाली क्लास में आपको क्या बताया जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तब आप उसको देख लेंगे और वीडियोज को पूरी देखिए, उसको लाइक करिए, क्लास को पूरी अटेंड करिए, छोड़िए ना, तभी बात पूरी समझ में आएगी। कुछ मैंने देखा है कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, बोरियत हो जाती है, ठीक है ना। बोरियत नहीं होती है, जब तक पूरी नहीं देखेंगे तब तक हम पूरी बात को नहीं समझेंगे, ठीक है। हमारा ध्येय कैरियर बनाना है, कैरियर तभी बनता है जब हम वीडियोज़ को और कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ें, ठीक है। थोड़ा से कॉन्सेप्ट पढ़ने देने से हम अपने कैरियर को नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए आप पूरी की पूरी देखिए, ठीक है। अगली बात क्या होती है कि यदि आपकी दो दो क्या कहते हैं मोड फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a f(x) मोड फंक्शन। मोड फंक्शन का मतलब जानते हैं आप, निरपेक्ष। ये वो मशीन है कि इसमें कुछ भी डालो धन बन के निकल जाती है, पॉजिटिव निकलती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष, ठीक है ना। इसमें साइन का कोई महत्व तो नहीं होता। तब
ये लिमिट भी मॉडुलस साइन के अंदर चली जाएगी। देखिए ये आपने कुछ थ्योरम पढ़ी, ठीक है ना, इसके आधार पर हम इस सम्स को करेंगे। अब कुछ हमारे विस्तार है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम सम्स करेंगे लिमिट लेंगे तो हमें विस्तारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो विस्तार कैसे हैं, वो प्रसार कैसे हैं, उनको भी जरा लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगले क्लास में जब हम आपको सम्स लेकर आएंगे और सम्स कैसे निकाले जाते हैं उनको समझाएंगे, तब ये प्रसार और इन थ्योरमों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये हमारी पहले हो जानी चाहिए। देखिए आपने द्विपद प्रमेय का विस्तार पढ़ा था, x की पावर a की पावर n, यानी दो संख्याओं के ऊपर कोई घात हो तो उसका प्रसार आप जानते हैं क्या होता है, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1, a nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, और लास्ट में nCn a की पावर है। अर्थात ये nc0 nc1 nc2 nCn क्या कहलाते हैं, द्विपद गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। हर पद की पावर सेम ही रहेगी, मूल पावर के बराबर। देखो यहाँ n है, यहाँ n-1 है और यहाँ 1 है, दोनों का जोड़ेंगे तो भी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा करेंगे तो इनका घातों का जब योग निकालेंगे तो मूल घात के बराबर होगा। ओके, यदि आपका 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये क्या होगा, nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर एंड सो अप टू nCn x की पावर n, ठीक है ना, यह रूप आपका प्राप्त होगा। दूसरा विस्तार आपने e की पावर x, ठीक है ना, चरघातांकी रूप पढ़े थे, दो होते हैं, e की पावर x a की पावर है। e की पावर x का विस्तार क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो अप टू इनफाइनाइट। अगर हमारा a की पावर x है तो ये क्या होगा, 1 अपॉन एक्स लॉग a, इसका बेस e होगा फैक्टोरियल 1, प्लस एक्स लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। यदि आप log 1 प्लस एक्स का विस्तार करेंगे तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, जितनी पावर उतने ही नंबर से बाहर। इसमें क्या है, 1 आएगा, x है तो फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर है फैक्टोरियल, जितना पावर उतने फैक्टोरियल से बाहर, ठीक है ना, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x लॉग है तो 1 पावर है x की तो 1 फैक्टोरियल है, 2 पावर है तो 2 है, 3 होगा तो 3 होगा। और यदि यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये चिन्ह ऑल्टरनेट हो जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है ना, और कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेंगी। अगर e की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ऐसे चिन्ह आ जाएंगे, पहला प्लस और फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो log 1 प्लस एक्स का विस्तार आपने पढ़ा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विस्तार हैं, ठीक है। साइन एक्स का विस्तार क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी सम्स को करेंगे तो हमारा अनिर्धारित रूप नहीं आना चाहिए। अनिर्धारित रूप कैसे करें, इसकी क्रिया है, ठीक है ना, उसकी क्रिया विधि है, ठीक है, क्योंकि सम्स अलग अलग टाइप के आएंगे। कोई आपका परिमेय व्यंजक हो सकता है, कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कोई प्रसार से होगा।
ठीक है ना। तो हर एक का अपना अलग होगा, कोई करनी चिन्ह में भी हो सकता है, इसलिए सबको अपना करने का अलग अलग तरीका है। तो जब तक आप इस क्लास में इन प्रसारों को, इन प्रमेय को तैयार करिए, ठीक है ना। फिर कैसे करते हैं सम को, उसके लिए हम नई क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में यदि कोई प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट्स को शेयर करिए, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।